हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से जो प्रमुख खबरें आपके काम का हो और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन में भारत की भूमिका। जी हाँ, अभी हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसमें जो अलग अलग देशों का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जो टॉप पर है वो अमेरिका है, 17.3%। 17.3% के साथ अमेरिका सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन में जो गैस है उत्सर्जन है उसमें भूमिका निभा रहा है। दूसरे स्थान पर है चीन है, हमारे पड़ोसी चीन, जो 12.3% है। यह रिपोर्ट जो है जनरल नेचर जनरल में प्रकाशित किया गया था। और भारत के योगदान की बात की जाए तो वैश्विक तापमान में 4.8% है। यह टॉपिक आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स बीपीएससी मेंस की अगर बात की जाए तो ऑल्टरनेट ईयर या डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चंस इससे पूछा ही जाता है। नेक्स्ट, भारतवंशी रिचर्ड वर्मा बने अमेरिका में विदेश उप मंत्री। जी हाँ, जो रिचर्ड वर्मा है भारतवंशी है, अमेरिका में राजदूत अमेरिकी रहे। जो भारतवंशी रिचर्ड वर्मा को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है जिसका सीनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। विदेश उप मंत्री प्रबंधक एवं संसाधन के पद पर उनकी नियुक्ति हेतु। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतवंशी है, इसलिए आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेंस में जो दोनों देशों के बीच किस तरह से रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं इसकी भी सूचक है। इस आधारभूत संरचना का विस्तार, इसको आखिर में देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी तक पहुंच, डिजिटल साक्षरता। जी हाँ, जिस तरह से चीज़ें बदल रही है और इसमें डिजिटली कितने महत्वपूर्ण हो गया है एजुकेशन, इस बात को इसमें रेखांकित किया गया है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटरेसी रेट प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और मेंस में ये मार्क्स गेन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कह रहा है कि भारत में साक्षरता का जो मतलब था, साधारण से मतलब साक्षरता मतलब ये हो गया कि पढ़ने और लिखने आना चाहिए, दैट मीन्स वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और इसी के अनुसार वर्ष 2021 में जो भारत की साक्षरता दर यानी 2021 में 77.7% हो गया अकॉर्डिंग टू 2021। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। लेकिन अब जो है, अब साक्षरता का मतलब केवल पढ़ा लिखा होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें चीज़ें ये हो गया है कि अब केवल लिखने पढ़ने को योग्य तक सीमित नहीं रखा जाता। इसमें जो टेक्निकल एजुकेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। अधिकांश शिक्षित वर्ग भी तकनीकी के माध्यम में शून्य, यानी तकनीकी ज्ञान के पढ़े लिखे जरूर हैं, शिक्षित हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान में कहीं न कहीं पिछड़ जा रहे हैं। इसके वजह से जो धोखाधड़ी होता है उसकी घटनाएं बढ़ रही है। इन्हीं अगर आप मेंस में इसको कोट कर सकते हैं। और हाल ही में केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने इसको बढ़ाने के लिए, तकनीकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है जिसको आप मेंस में लिख सकते हैं। डिजिटल साक्षरता को ध्यान केंद्रित करते हुए न्यू इंडिया साक्षर कार्यक्रम, न्यू इंडिया साक्षरता पर ध्यान देने तो साक्षरता कार्यक्रम, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल इंडिया, ये सब महत्वपूर्ण पहल है जिसके माध्यम से डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। यानी मुख्य अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो 2021 के आंकड़े हैं कि साक्षरता दर है वो 77.7% है। नेक्स्ट, जी हाँ, बिहार के कृषि मंत्री रखते हैं 500 रुपये वाला मोबाइल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार में जो कृषि से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन आए दिन आ रहे हैं जिससे कृषि से संबंधित तमाम सार्वजनिक चीज़ें या जो जानकारियाँ हैं वो ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। लेकिन चूंकि बिहार के कृषि मंत्री ही 500 मोबाइल रखते हैं और ये बातें बिहार विधानसभा में चला था। हालांकि वो एजुकेशन के मामले में वो टेक्निकल ज्ञान उनके पास है,
ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग है, जो कि 500 कमाए लगता है। ये खबर था, ये ध्यान देने की बात है। रूस की कूटनीति में भारत बना रहेगा अहम देश। जी हाँ, जिस तरह से भारत ने अपने विदेश नीति की घोषणा की है, उसी तरह रूस ने भी अपने विदेश नीति की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने और विदेश नीति के मसौदे को जारी किया है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा है। क्या है? एक तो रूस भारत का सदाबहार मित्र है, साथ ही साथ पुतिन ने स्पष्ट किया है कि रूस के विदेश नीति में भारत और चीन दोनों की महत्वपूर्ण योगदान है। रूस ने स्पष्ट किया है कि बहुत, लेकिन जिस तरह से रूस ने चीन के साथ अपनी सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पे बल दे रहा है, ये चिंता का विषय है। ये आप मेंस के पॉइंट इसको लिख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ तो है, क्योंकि चीन और भारत के जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आए दिन होते रहता है, और चीन जिस तरह से भारत और रूस के साथ संबंध बढ़ रहा है, वो भारत के लिए चिंता का विषय है। तो रूस भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है, इसमें कोई शक नहीं है। और विशेष रणनीतिक, रूस ने भारत के संबंध को विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, विशेष रणनीतिक के तौर पर इसको देख रहा है। इस बात को भी रेखांकित किया है कि चीन, रूस और भारत जिस भी सदस्य संगठन का सदस्य है, जैसे कि एससीओ जिसका अध्यक्षता भारत करने वाली है, उसके बाद ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका है, एससीओ, ये तमाम देशों के संगठन पे इसने बल दिया, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत भी अपने संबंध को देखते हुए अमेरिका की ओर झुक रहा है। ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ई वेस्ट के नए नियम आज से लागू, आज से मतलब 1 अप्रैल, आज से मतलब 1 अप्रैल से ये नियम लागू होगा। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए है कि ई वेस्ट जो कंपनी उत्पादन करता है उसी को जिम्मेदारी दी गई है कि उसको निपटान करना है, उसको किसी डिकम्पोज करना है। किसकी जिम्मेदारी है? तो जो कंपनी इसका उत्पादन करता है। ई वेस्ट जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। अगर कंपनी उसको वापस निपटान करने में असक्षम है तो उस पर जुर्माना भी लगेगा। ई वेस्ट की जो वस्तुओं की संख्या पहले थी वो 21 थी, अब जो ई वेस्ट वस्तुओं में जो हो गया 21 से 106 वस्तु शामिल किया गया, जो जिसको ई वेस्ट के कैटेगरी में रखा जाएगा। कितने? एक 21 से 106 वस्तु, जिसमें मोबाइल चार्जर से लेकर घरों के इस्तेमाल होने वाले सभी छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वस्तुएं शामिल है। ई वेस्ट इसलिए आजकल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतना ज़्यादा कचरा फैला रहा है कि पर्यावरण के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो गया। इसलिए इसकी जो जिम्मेदारी है वो उत्पादन करने वाली ब्रांड को दिया गया है। अब क्या कंपनी डायरेक्ट जो जो सामान बेच रही है उसको वापस लेगी कस्टमर से? नहीं। इसके लिए क्या कहा गया है कि जो रिसाइकल करता है ई वेस्ट को, जितना उत्पादन किया कंपनी उतना का उससे क्या करेगा, रिसाइकल करने वाले से खरीदेगा सर्टिफिकेट। जिस तरह से कार्बन फुटप्रिंट है उसी तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसको इस नियम के तहत सभी पोर्टल ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं, इसको कितना उत्पादन किया, कितना रिसाइकल किया और कितना उसको किस तरह का सर्टिफिकेट उसको मिला है, इस सभी चीज़ें का ऑनलाइन जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पे ऑनलाइन उपलब्ध होगा। अब भारत की जो आप मेंस में इसको कोट कर सकते हैं, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में हर साल करीब यानी लगभग 11 लाख टन क्या करता है, उत्पादन करता है ई वेस्ट। 11 लाख टन, ये काफ़ी ज़्यादा है कि कितना उत्पादन करता है, 11 लाख टन। और इसी वजह से भारत दुनिया के 10%, मतलब इनमें से जो अभी जो आंकड़े आया है, उत्पादन जितना होता है, नहीं जितना 11 लाख टन ई वेस्ट होता है या जितना उत्पादन होता है कचरा ओवरऑल, उससे मात्र 10% ही संग्रह कर पाता है। यानी 90%
या तो आपके घरों में है, नहीं तो आपके आसपास है, नहीं तो जहाँ डिकम्पोज किया जा रहा है वहाँ पे आज भी ई वेस्ट पड़ा हुआ है। आज से कबार हो जाएंगे 15 साल से अधिक जो पुराने वाहन है उसको स्क्रैपिंग किया जाएगा, उसको नष्ट किया जाएगा। ये खबर क्या है, तो आज के 1 अप्रैल है, ये आज से शुरू हो जाएगा ई वेस्ट से रिलेटेड। ये जो वाहन है उसको स्क्रैपिंग करना 1 अप्रैल से शुरू है। प्रदूषण, इसमें प्रदूषण को काफ़ी रोकथाम किया जाएगा। 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैपिंग शुरू हो जाएगा। याद रहे, ये यूपीएससी में इस तरह से स्टेटमेंट बन जाता है। अभी अब चूंकि बीपीएससी भी यूपीएससी को फॉलो कर रही है, इसलिए प्रीलिम्स में इसकी संभावना बनती है कि सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैपिंग करने की कार्य शुरू हो जाएगा आज से, यानी 1 अप्रैल से। लेकिन रक्षा, अंतरिक्ष और कानून एवं व्यवस्था में उपयोग किए जा रहे वाहनों को इसमें छूट दी गई है। तो यह स्टेटमेंट हो सकता है, क्या भारत में सभी को स्क्रैपिंग किया जाएगा? तो जी नहीं, केवल 3-4 क्षेत्र है जहां पे इसको छूट दी गई है, जिसमें से रक्षा, अंतरिक्ष और कानून व विधि से संबंधित जो उपाय है, जो वाहन इसमें लगे हुए हैं, उसको छूट दी गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या, तो इससे तकरीबन 9 लाख खटारा एवं अनुपयुक्त वाहन, जो अनुपयोगी व्हीकल है, वो क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी है। चुनौतियां क्या है, एक तो जो सरकारी वाहन है, जिससे जो भी सरकार की जो वाहन चलती है, उसको अगर अचानक हटा देता है तो फिर उसको फुलफिल करने के लिए फंड की बहुत बड़ी जरूरत होगा। यही वजह है कि कई राज्य सरकार के लिए चुनौती का सबब बन चुका है। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार भी सहायता अगले वर्ष देने की बातें कर रही है, जो लगभग 3,000 अगले वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए मदद करेगा स्क्रैपिंग, वाहन स्क्रैपिंग नीति को प्रोत्साहन देने के लिए। प्रीटी एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक याचिका आया था कि सभी जानवरों को कानूनी इकाई घोषित करने की बात की जाए, हालांकि इसको खारिज कर दिया मुख्य न्यायाधीश ने। ये मेंस में आप इसको कोट कर सकते हैं, इस न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की ये बेंच था, इसने बात को रेखांकित किया है कि हम पाते हैं कि ये मेंस में आप कोट कर सकते हैं जहां आपको उपयुक्त लगे। हम पाते हैं कि रिट याचिका में मांगी गई प्रार्थना इस अदालत द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र में नहीं दिया जा सकता है। यानी ये कह रहा है, इसमें आपके लिए मेंस में पॉइंट यह है कि जरूरी नहीं है कि असाधारण परिस्थिति में अनुच्छेद 32 का सभी अधिकार आपको मिल ही जाए, ये जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो ये मूल अधिकार से है। मूल अधिकार में भी उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32। इसमें 5 तरह की रिट की व्यवस्था की गई, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट, नासा के मून टू मार्स मिशन। जी हाँ, नासा के मून टू मार्स मिशन में भारतवंशी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर अमित क्षत्रिय को मून टू मार्स मिशन कार्यक्रम के प्रमुख बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भारतवंशी है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, इसलिए ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, चालीस 40% गांव ने पूरी की स्वच्छता की कसौटी। जी हाँ, जो स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है भारत में, उसमें से तकरीबन 40% गांव, यानी आज भी 60% जो गांव है वो पूरी तरह से स्वच्छता जो कसौटी है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन 40% गांव ने इसको किया है। अब इसको देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है इसमें कह रहा है कि ओडीएफ पिछले साल जो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन जो कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत शुरू किया गया था, लगभग 40% गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए गए। ये किसने घोषणा किया, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो 33% गांव ओडीएफ प्लस की दर्जा प्राप्त या हासिल की है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ जो राज्य है बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें से 1 नंबर पे तेलंगाना है। तेलंगाना इसमें बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां इसको स्वच्छता की कसौटी पे बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर बात की जाए
तो गांव में स्वच्छ भारत मिशन संचालन के राज्य का उल्लेख प्रदर्शन किया गया है। सबसे अच्छा प्रतिशत तेलंगाना का है, जो 100 में तेलंगाना 100 में 100% हासिल किया। तमिलनाडु 95% है और कर्नाटक 93.5% है। ओडीएफ प्लस दर्जा की बात की जाए तो जो अपने स्वच्छता खुले में स्वच्छ जो कार्यक्रम है उसको कायम रखता है उसको ये दिया जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो आप प्रीलिम्स में मेंस में कोट कर सकते हैं कि शेखावत ने कहा कि देश के ग्रामीण इलाकों में प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में नल जल 1 सेकेंड में एक नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस में कि 1 सेकेंड में एक नल का क्या मिल रहा है, कनेक्शन मिल रहा है प्रति सेकेंड। ये मेंस में देख सकते हैं कि स्वच्छता कार्यक्रम को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। अब है 2030 तक निर्यात $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य है, जो कि विदेश नीति घोषणा की है 2023 की शुक्रवार घोषणा कर दी गई है। और सरकार ने 2030 तक सेवा निर्यात को 2 यानी सर्विस सेक्टर है 2 लाख करोड़ यानी $2 ट्रिलियन तक लक्ष्य रखा है पूरा करने का। इसके लिए सरकार इंसेंटिव भी देने की करेगी। अब नेक्स्ट और आखिर खबर है जो आप मेंस में काफ़ी ऐसे प्रीलिम्स बहुत सारा फैक्ट है बट मेंस में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एक तरह से ये नेक्स्ट और आखिर आधारभूत संरचना का विकास ये है क्या, तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कई पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा, प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे फैक्ट यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। कह रहा है कि आधारभूत संरचना अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी आप अगर मेंस के क्वेश्चंस लिख रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आ रहा है तो आप यहाँ से इंट्रोडक्शन भी कैसे लिखा जाएगा ये देख सकते हैं कि आधारभूत संरचना अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। ये इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं जिसमें आधारभूत क्या है संरचना में, तो रेल सड़क वायु जल यातायात संचार इंटरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि को क्या कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहा जाता है। अब ये कहा था जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उतने ही तेजी से देश की सेवा और उत्पाद क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन लागत कम होगा और कच्चे माल, मशीनरी, यातायात, सुरक्षा, बीमा, भंडारण, टैक्स इत्यादि में क्या होगा, बेहतर प्रबंधन होगा और प्रगति और जो अलग अलग जो डिमांड्स है और जो सप्लाई है ये सुचारू रूप से हो पाएगा। वर्तमान में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है वो तकरीबन 16%, यानी भारत में अपने जीडीपी का 16% केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है जीडीपी का। वही अगर 2024 के अंत तक इसको 9% लाने का टारगेट रखा गया है। यूरोपीय देश जहां 12% खर्च करता है और अमेरिका जो है 10%, चीन 8%। इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट से बहुत आसानी से और सस्ते में घर घर पहुंच जा रहा है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें बने रहना है तो ये जरूरी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए। जैसे कि अगर इसके लिए नई तकनीक को अपनाना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद जो विकास की गति है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने एक बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 16 मंत्रालयों को एक साथ संबद्ध कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है, जिससे क्या होगा कि योजना में जो पैरालिसिस है यानी जो ऊपर नीचे हो जा रहा है, कभी जैसे शहर में आप रहते होंगे देखिए कि एक पहले रोड बनता है फिर उसको तोड़ के नाला बनता है, यानी अगर बेहतर समन्वय हो तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। योजना संबंधी जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आगे चल रहा है, जैसे कि 100 लाख करोड़ की लागत से अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत ट्रेन बनाया जाएगा, 100 प्लेटफॉर्म ट्रेन, 100 कार्गो टर्मिनल, 8 नए रोपवे, 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग। उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में 20,000 करोड़ के 2 डिफेंस गलियारा बन रहा है। इसके अलावा भी दूरसंचार विभाग द्वारा 35 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर की काम चल रहा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। PPP मॉडल, पब्लिक
पार्टनरशिप, जो प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, इसके तहत ये चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत और कई योजनाएं जैसे सागरमाला योजना, लगभग इसके अंतर्गत 123 परियोजनाएं पीपीपी मॉडल पे चल रहा है। ग्रेटर नोएडा के जेबर में बन रहे एयरपोर्ट का निर्माण टाटा प्रोडक्ट्स द्वारा ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूरी तरह से जो ये जो प्रोडक्ट चल रहा है ग्रेटर नोएडा का जेवर जो एयरपोर्ट है, ये पूरी तरह से क्या है, एफडीआई से संचालित होने वाला, इसमें काम चल रहा है। फिर दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, इसमें 90 अरब डॉलर खर्च किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई 90 अरब। नर्मदा घाटी परियोजना है, इसमें लगभग कई चीज़ें चल रही है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में पुल जो है, अभी चिनाब नदी पे जो पुल बन रहा है 359 मीटर, ये काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद भारतमाला परियोजना के तहत 35,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण किया जा चुका है। अंतर्देशीय जल मार्ग जो है, उसके तहत 111 जल मार्ग निर्मित किए जाना है। इसके अलावा ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये सब काम की वजह से जो भारत है ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्व के 10 बड़े देशों में क्या हो गया है, शामिल हो गया है। फ्रेंड्स, आज की चर्चा यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।